अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, जिसके बदले में ऑपरेशन का आगाज करते हुए 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानम मरसूस शुरू किया, जिसमें न सिर्फ भारत को धूल चटा दी गई बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की बहादुरी और दलेरी की धाक बैठ गई। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस चूंकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में शुरू किया गया था, लिहाजा इस फतह की खुशी में आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना की मंजूरी से आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी और साथ ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी काबीना ने फैसला किया है। हुकूमत ने आर्मी चीफ और एयर मार्शल दोनों को एजाज से नवाजा और इस पर मुल्क की सभी सियासी जमातें और कौम एक पेज पर हैं कि बिलाशुबा आर्मी चीफ इस एजाज के हकदार थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस एजाज पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका पैगाम दिया कि मोदी ने इस जंग में शिकस्त खाई है और मोदी फिर कोई शरारत ज़रूर करेगा, जिसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना है और मईशत के लिए भी हमें मुत्तहिद होना होगा। इमरान खान ने पैगाम दिया कि इस इत्तेहाद के लिए मैं अपना हिस्सा डालने को तैयार हूँ। महसूस होता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लचक दिखा रहे हैं और ये इंतहाई एक खुशाइंद कदम है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने जुनैद अकबर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से इस्तीफा मांगकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत की थी, लेकिन अब इत्तेहाद के लिए वो तैयार हैं, जो कि इंतहाई बिलाशुबा खुशाइंद बात है। और हुकूमत को भी चाहिए कि इमरान खान साहब को लचक दिखाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और टेबल टॉक के ज़रिए मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सके। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मईशत की बेहतरी, दहशतगर्दी का खात्मा और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से निमटना पाकिस्तान के लिए किसी भी चैलेंज से कम नहीं और इन चैलेंजेस से निमटने लिए सारी सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये जो हमने देखा कि आज एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तरक्की दी गई फील्ड मार्शल पर, उस पर बहुत सारे वैसे तो तासुरात आ रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत ही खुशाइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसे अप्रिशिएट किया और अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा जो काबीना ने फैसला किया इसे सराहा। आपके क्या तासुरात हैं इस पर? थैंक यू फरमा, बहुत मेहरबानी। देखिए, ये प्रोफेशनल मामलात होते हैं और जहाँ तक इस डेवलपमेंट का सवाल है, सरोकार है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने इंडिया को रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से हमने उनके टेरेन में जाकर वी वन अ वॉर हैंड्स डाउन, लाजमी बात है कि क्रेडिट जाता है, एयरफोर्स को क्रेडिट जाता है और जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, जिसके ऊपर लीड कर रहा होता है, खैर वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो तो सदर पाकिस्तान होते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड होते हैं उनको अगर हुकूमत ने मुनासिब समझा है कि जी उनको इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, तो हम सब खुश हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ भी पाकिस्तान के हक में होगी, जो चीज़ भी पाकिस्तान को आगे ले जाएगी, जो चीज़ भी पाकिस्तान का जो मकाम है दुनिया में उसको बुलंद करेगी, जो भी कंट्रीब्यूशन होगी, बिल्कुल उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा रऊफ हसन साहब, जब ये डिटेंशन वाज एस्केलेटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उन दिनों में ये खबर सामने आ रही है अब कि इमरान खान साहब के पैरोल पर रिहाई की भी बात चल रही थी और बड़े सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब, मैंने उनके साथ काम भी किया है, उन्होंने एक दावा किया था कि इमरान खान साहब को जल्द रिहा भी कर दिया जाएगा और ऐसे ही कुछ ब्रीफिंग भी दी गई थी, जैसे कि नॉर्मली मौजूदा जो हालात थे उसमें देने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी। पहले तो मुझे ये बता दें कि ये खबर दुरुस्त है क्या? इस तरह की खबर पे गौर व गौस किया जा रहा था इस तरह की बात पे, और क्या वाकई इमरान खान साहब की जल्द रिहाई के तासुरात जो उभर रहे हैं वो सच्चे हैं, ठीक है? पर मैं बड़ी फ्रैंकली बात करूंगा। देखिए, कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ऐसे हो गए हैं जिनको कि मेरा ख्याल है कि सुनना जो है वो भी वक्त का ज़िया है, और नजम सेठी साहब उनमें से एक है। अगर मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूं कि पिछली 50 प्रेडिक्शंस में उनकी कितनी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई है, तो उसका जवाब होगा 0।
तो ये एक स्टॉक बन गया है, एक किस्म का स्टॉक है जो इस वक्त जर्नलिस्ट का, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का स्टॉक बना हुआ है, और वो यही बैठ के वहाँ प्रोजेक्शंस एंड प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस एंड प्रेडिक्शंस हैं, ये मौजूदी हालात की बेसिस के ऊपर नहीं होती, बल्कि वो जो एजेंडा आइटम उनके सामने होती है उसकी बेसिस के ऊपर होती है। नहीं, ऐसी कोई प्रेजेंटेशन इमरान खान साहब को नहीं की गई, बिल्कुल नहीं की गई। और उससे पहले भी एक स्टोरी छेड़ी अंसार अब्बासी ने पब्लिश की थी न्यूज़ में, और उसमें भी कि जी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं और खान साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। दैट वाज आल्सो टोटली फॉल्स। तो ये वक्त का ज़्या हो गया है फरवा। अब ये जो लोगों को सुनना है, लोगों की बातें सुनना, और 50, मैं कहता हूँ कि पिछली 50 प्रोजेक्शन में से मुझे आप एक गिरदान दे कि जी ये नजम सेठी की जो प्रोजेक्शन थी ये सच साबित। यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। लेकिन ये एक और चीज़ थी, वो ये थी, रऊफ हसन साहब वो भी क्लियर कर दे क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिहाइंड द डोर्स बातचीत गवर्नमेंट के साथ इस बात की भी तस्दीक करते हैं, और ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कर रहे थे कि हमारी बात चल रही थी और अभी रुकी है, फिर चल रही है। तो क्या ऐसी कोई बात है? चलना, रुकना और चलने के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा फरवा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी कभी कोई मुज़ाकरात होंगे उसमें ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का होना जो है वो नागुज़ीर है, क्योंकि उनकी मौजूदगी के बगैर हुकूमत से बातचीत करना जो है वो वक्त का ज़या है और कुछ भी नहीं है। आपको याद है जो लास्ट टाइम हमने इनसे एंगेज किया था तो वो 7 हफ्ते जो थे वो वर्चुअली ज़ाया हुए थे। ये एक मीटिंग भी खान साहब के टीम के साथ खान साहब नहीं करवा सके थे। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जो बात होगी। लेकिन एक और फैसला जो कि पार्टी ने किया है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जब भी होते हैं, उसको कैमरे की आंख से दूर रखा जाएगा, उसको हम पब्लिक डोमेन में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये एक जुबानबंदी का हुक्म है और मेरा ख्याल है कि ये बेहतरी के लिए है। ये अगर हमने जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि जी मुज़ाकरात कामयाब हों और हम डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उसको कम से कम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द नेगोशिएशंस उस सिलसिले में बातचीत नहीं करनी चाहिए। और हमने फैसला यही किया है कि जी हम उस सिलसिले में बातचीत नहीं करेंगे। जहाँ तक रहा इस वक्त का, तो मैं उसमें भी चूंकि ये अब जुबानबंदी है तो मैं, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर ना ही कमेंट करूं तो वो बेहतर है। अच्छा, चले, दैट्स फेयर चॉइस। लेकिन रऊफ हसन साहब, हम देखा कि पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे, अभी आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट का होना नागुज़ीर है, उसके बगैर बात नहीं हो सकती। आई नो कि इसको इनिशिएट कहीं ना कहीं से करना है और गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनको इनिशिएट करना है। हो सकता है इसमें अयाज सादिक साहब एज स्पीकर वो एक किरदार अदा कर सकते हैं, बट अभी तक आप लोगों को कोई लिंकअप हुआ है विद गवर्नमेंट कि शायद जल्दी ये मुज़ाकरात या बातचीत शुरू हो? मेरी जो खबर है जी कि आज की मीटिंग में खान साहब ने मना कर दिया है कि कोई राब्ता नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी ने बात करनी है तो खान साहब से डायरेक्टली राब्ता किया जाएगा। मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो इंडिकेशन मिली है वो ये है कि खान साहब खुद चाहेंगे कि अगर जो इंटरेस्टेड है ताकि वो डायरेक्टली खान साहब के साथ राब्ता करें और खान साहब ही बातचीत करें। अच्छा, जो राब्ता मना किया खान साहब ने, वो हुकूमत से राब्ता करने को मना किया? मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा, मैं मना करने की बात नहीं कर रहा, उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये मेरा ख्याल है थोड़ी देर में इस बारे में शायद कोई स्टेटमेंट वगैरह जो है वो हम ठीक है। यानी अगर सामने से गवर्नमेंट के नुमाइंदे बातचीत करने की ऑफर करते हैं तो फिर आप लोग साथ बैठने को तैयार हैं? मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी। मेरा ख्याल है कि जब हमारा पूरी उनका मैसेज जो है हम तक आ, चूंकि आज मीटिंग हुई है तो उनकी जो कुछ उन्होंने हिदायत दी हैं वो पूरी तरह हमारे सामने आएंगी, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट देने की पोजीशन पर। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा रऊफ हसन साहब, बहुत सारे जिसे कहते हैं कि मॉड्यूल्स इस वक्त चल रहे थे। हमने देखा कि तरीके अदम एतमाद की भी बात हुई कहीं ना कहीं, और कल मेरे प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि जी इस बात पर 1.5 महीने पहले से गौर हो रहा था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रेस की तरदीद भी कर दी गई और ऑफिशियल लेवल पर कर दी गई। अपार्ट फ्रॉम तरीके अदम एतमाद, पहले तो ये बता दें कि क्या इस पे गौर किया जा रहा था या फिर ये वैसे ही कहीं से उड़ी थी खबर और आई थी? दूसरा ये कि क्या कोई तहरीक चलाने पर गौर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये फैब्रिकेटेड किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस किस्म की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। बहुत कुछ हो रहा है आजकल, तो एक बराज है डिसइंफॉर्मेशन का। वो शाम को टाउट्स बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और वो अपना अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पता नहीं किसी स्टेज के ऊपर किसी ने सोचा होगा, मुझे नहीं इल्म इसका, लेकिन हम कैसे करेंगे ये तरीके अदब इस्तेकाम कैसे करेंगे? क्या हमारे पास नंबर्स हैं?
बिल्कुल नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। ये जो डिकॉइटी डाली गई थी 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर, उसके बाद तो हमारे पास नंबर्स नहीं है। हमारी रिजर्व सीट्स भी अभी तक जो है वो हमें नहीं दी जा रही, हमें अलॉट नहीं की जा रही इस वक्त। उसका भी आपको पता है कि हियरिंग हो रही है, पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो जुडिशरी से, अदलिया से किसी किस्म की तवक्को रखना भी वो आई थिंक वो बेवकूफ़ी होगी। तो हम तो बिल्कुल कोई पॉजिटिवली इस मुकदमे को नहीं देख रहे। शायद मोस्ट प्रोबेबली वो भी सीट्स जो हमसे छीन ली जाएंगी। तो कोई एक रैशनल होता है ना कि जी हमने तरीके अदम एतमाद जो है वो मूव करनी है। उसका रैशनल जो है रैशनल है कि जी हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास नहीं है और हम जो है जोड़ तोड़ करने वाले नहीं है। वो तो फिर जरदारी साहब करते हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से हमारी हुकूमत गिराई गई। एग्जैक्टली ठीक। और साथ में आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि नंबर्स के ऊपर होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने जैसे कि आपने पहले भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ख़ुद बात करना चाहते हैं वो। और ये ख़बर भी ताज़ा तरीन आ रही है कि इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया है मीडिया पर कि वो चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो। आपने भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। बट ऑन दी अदर हैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब को अदम एतमाद है अदलिया के निज़ाम पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद। आप इसे करेक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात अभी इनिशिएट नहीं हुए हैं। तो इन द मिडल ऑफ दैट कल तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में समात भी है। वेयर डू यू प्लेस ऑल दीज थिंग्स अगर इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाना है? देखिए फरवा, इस वक्त जो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर एक जो प्लान है जो कि हुकूमत का हमारे सामने आया है वो ये है कि खान साहब को रिलीज नहीं होने देना, खान साहब को रिहा नहीं होने देना। तो वो हर वो काम करेंगे। आप याद है आपको पिछली जब 4 बेल्स हुई थी तो उसके बाद और मुकदमे बन गए थे। वो मुकदमे अभी तक चल रहे हैं और वो रादर देन की जी वो जल्दी ख़त्म किए जाते, वो एक उनको डिले किया जा रहा है, उनकी हियरिंग भी नहीं हो रही है। सो अब ये नज़र इनको ये आ रहा है कि जी जो इनका अलकादर है वो भी बस्ट हो जाएगा, तो आप ये तोशाखाना 2 कर देंगे। अलकादर में अगर बेल होती है तो तोशाखाना 2। लेकिन इस अदलिया से बेल वगैरह लेने की या मिलने की उम्मीद लगाना भी बेवकूफ़ी होगी। जी ये एक बिकी हुई अदलिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया ना कि नामो निशान नहीं बचा। ये एग्जीक्यूटिव की एक एक्सटेंशन बन चुकी हुई है। एग्जीक्यूटिव का जो ऑर्डर आता है उसके मुताबिक अमल पैरा ये करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। ये इनका जो इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट एज वन ऑफ द 3 एज पार्ट ऑफ द डायकोटमी ऑफ पावर इन पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, ये इनका वजूद खत्म हो चुका हुआ है। और बिल्कुल वैसे ही लेजिस्लेचर जो है वो भी एग्जीक्यूटिव की एक एक्सटेंशन बन के रह गई है। उसका भी वर्चुअली वजूद जो है वो खत्म हो गया हुआ है। तो इस वक्त सिर्फ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत है वो है एग्जीक्यूटिव की है। और वो एग्जीक्यूटिव जो है आपको पता है कि वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है। हाँ। वो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं करता, रूल ऑफ लॉ से नहीं करता, वो कहीं और से करता है। तो ये जो अब किसी किस्म की उम्मीद लगाना कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सो कॉल्ड पिलर्स हैं, वो काम सही करेंगे या उनसे सही काम की उम्मीद लगाना जो मैं फील करता हूँ कि वो बेवकूफ़ी है। हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे, लेकिन एक सियासी जमात होने के नाते हमारे पास कोई जो और एवेन्यूज भी तो नहीं है ना। हमने को गन्स लेके तो बाहर नहीं निकलना, तो हम जाते रहेंगे, इनके दरवाजे खटखटाते रहेंगे। शायद किसी का ज़मीर जो है वो स्टर कर जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए कि जी नहीं हम यहाँ इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, इंसाफ का गला घोंट लेके। लेकिन रऊफ हसन साहब, हमें माजी में बहुत सारी मिसालें इस तरह की मिलती हैं कि डायरेक्ट तो ज़ाहिर है कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कहती है कि आप चले जाएं मुल्क से बाहर या आपको निकाल दिया जाए। ज़ाहिर है कि देयर आर प्रॉपर चैनल्स जिसके थ्रू, चाहे वो अदलिया है या दूसरे चैनल्स हैं, आपको भी पता है मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। बट अगेन जो आपने खबर दी है उसकी मैं तस्दीक इस तरह कर दूँ कि खबर आ चुकी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहते हैं और वो तैयार हैं। हुकूमत के साथ बातचीत से मना उन्होंने कर दिया है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा है कि कभी दरवाज़ा बंद नहीं था। सीम्स लाइक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ओपन टू टॉक अबाउट एनीथिंग विद इस्टेब्लिशमेंट। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर रऊफ हसन साहब कि क्या इस्टेब्लिशमेंट तैयार है? देखना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा। एक अब खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है आज, आई थिंक अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत ठीक उन्होंने की है, क्योंकि जब वो एंगेज होंगे तो फैसले जो है वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो उनके साथ राब्ता ही मुनक़ता कर दिया गया है ना। आपको पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप को पिछले तकरीबन 30 हफ्ते से मुलाकात ही नहीं करने दी गई। मेरी मुलाकात को 34-35 हफ्ते हो गए नहीं होने दी गई। तो इसी तरह से बाकियों के साथ भी ये सलूक रखा जा रहा है कि जब आपका एक कॉन्टैक्ट ही टर्मिनेट हो गया हुआ है तो बेहतर तो यही होगा कि खान साहब के साथ डायरेक्टली राब्ता किया जाए, क्योंकि फैसले तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ही करने हैं ना। तो ये एक लिहाज से मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला
और वो करें, बिल्कुल ठीक है। और उनकी विलिंगनेस जो है कि जी मैं एंगेज करना चाहता हूँ और बातचीत करना चाहता हूँ, वेरी पॉजिटिव साइन। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी और बाकी जो भी पावर डीलर्स हैं इस मुल्क में, उनको चाहिए कि इसका फायदा उठाएं, इस मौके का फायदा उठाएं। मुल्क के ऊपर जो इंडिया का क्राइसिस था ये 4 दिन का, वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू कर रहा है। और मैं अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ, ये एक शॉर्ट इन्फेक्टम है जो उन्होंने दिया है। ये एम्बैरेसमेंट जो है ना इंडिया बर्दाश्त कर सकेगा और ना ही इंडिया के जो पेट्रन्स हैं वो बर्दाश्त कर सकेंगे, जिनके आर्म्स जो लेके ये इन्होंने जंग में चौंके हैं वो। तो ये अनकरीब आपको दोबारा एक और राउंड जो है वो खेला जाएगा, और वो राउंड जो है वो पहले राउंड से बहुत ज्यादा संगीन होगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त नेशनल यूनिटी क्रिएट की जाए, नेशनल होमोजेनिटी क्रिएट की जाए। और मेरा ख्याल है कि खान साहब की ये ऑफर है, इसका पूरी तरह फायदा उठाना चाहिए, उनके साथ एंगेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो मुल्क के मामलात हैं, मुल्क के जो मसाइल हैं, उनका कोई एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हल जो है वो निकाला जाए, वो तलाश किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने अपनी जो राय है वो दी और शेयर की हमारे साथ। और आइडियल सिचुएशन तो यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें ज़ाहिर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उनको बैठना चाहिए, बैठकर टेबल टॉक करनी चाहिए और एक मुस्तकिल हल पाकिस्तान की सियासत को मुस्तहकम करने के लिए निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी संभली है लेकिन मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हुई है और इसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा होने की गुंजाइश मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो आज का हॉट टॉपिक है, यूँ कहूँ कि बिगेस्ट न्यूज़, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर सिपह सलार को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है उस पर तरक्की दे दी गई है और ये काबीना ने फैसला किया है, अनलाइक द पास्ट। आप इसे कैसे देखते हैं एंड व्हाई इट वाज सो इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी फील्ड मार्शल बने हैं तो कोई एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है और एक्सेप्शनल लीडरशिप है, और ड्यूरिंग वॉर में हो तो उनको हमने पास में हिस्ट्री में देखा है। जिससे मानिक शाह को 71 के बाद ही वाज मेड फील्ड मार्शल, और जनरल करेपा थे इंडिया के थे, और वो जो थे ही वाज मेड फील्ड मार्शल आफ्टर रिटायरमेंट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर इन बिल्डिंग द इंडियन आर्मी। जनरल मोंटगोमरी थे, और फिर पाकिस्तान के बैकड्रॉप में आप देखें तो जनरल अयूब वाज मेड फील्ड मार्शल, लेकिन उनके उस वक्त एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था। सिंस जनरल अभी ये फील्ड मार्शल आसिम है, इनके देखे कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि जब से उन्होंने कमांड संभाली थी एज ए चीफ, तो एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इनके जहन में पहले से थी, एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उन्होंने दी। अफगानिस्तान में क्लैरिटी थी कि हमारा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक हॉट स्टेट की उन्होंने बात की। फिर इंडिया के बारे में उनकी पॉलिसी क्लियर थी, ही वाज क्लियर ऑन टू नेशन थ्योरी क्या होनी थी और क्या होना चाहिए। कश्मीर पे ही वाज वेरी कैटेगोरिक जगलर मैन है पाकिस्तान की। और जब ये वाकया हुआ पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो उसके बाद जो मार्के हक 22 अप्रैल से 10 मई तक, इस दौरान में जो उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, डिसेसिव लीडरशिप थी, दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, एक स्ट्रेटेजिक विजन था, और स्पेशली डिसेसिव डिसीजन मेकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मौके पर डिसीजन लेना वो मैटर करता था। सो इनके दौरान में जो हमने आर्मी परफॉर्म, जब खाली हम आर्मी की बात करते हैं, LFC में द फोर्सेस, द ग्राउंड फोर्सेस ने, ट्रूप्स ने परफॉर्म किया, एक्सेप्शनल है। जिस तरह आपको पता है 4 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 1 बटालियन हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉयड, बंकर्स, पोस्टों के कॉम्प्लेक्सेस दे वर रेस्ट टू द ग्राउंड, और इसमें वी इवन इम्प्रूव्ड आवर डिफेंसिव पोस्चर, वहाँ यहाँ तक बात की जा रही है। और इसके अलावा देखें कि हिस्ट्री में पहली दफा कि वाइट फ्लैग्स इंडियन आर्मी ने खड़े किए हैं, आस्किंग फॉर द मर्सी। और सिमिलरली आप देखिए हमारे अटली फॉर्मेशन ने फतेह 1 फतेह 2 जब किया, वो भी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी। और सब्सिक्वेंटली देखे कि आर्मी ने और एयरफोर्स ने मिलकर ऑल डोमेन ऑफ वारफेयर, चाहे जिसको हम कहते हैं कि लैंड एयर सी भी है, और जहाँ है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, आपकी स्पेस वारफेयर है और साइबर वारफेयर है, इसमें सब में कोऑर्डिनेशन थी, सिनर्जी थी। सो एक लीडरशिप की वो कंट्रीब्यूशन थी। सो इट इज द रोल, हिज कंट्रीब्यूशन एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन। तो और पाकिस्तान को 1947 के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसेसिव विक्ट्री पाकिस्तान के लिए हुई,
जिसको एक्नॉलेज इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया, प्रिंट मीडिया ने किया, इवन फ्रांस के लिबॉन ने भी बात की है, फ्रांस 24 ने भी बात की, राफेल तैयारे गिरे हैं। अब भी ऐसे तरीके से स्टडीज हो रही हैं, बात हो रही है, और फ्यूचर की वार गेम्स होंगी, इस कॉन्फ्लिक्ट को बेस करके होंगी। इस पे लोग थीसिस लिखेंगे, इस पे आर्टिकल लिखेंगे, इस पे स्टडीज होंगे, वार गेमिंग होगी। ठीक है कि इस Because साहब, I have another question for you. Will you please elaborate कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खदमात जारी रखने का काबीना ने फैसला कर लिया है, ये प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, क्योंकि अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं चाहूँगी कि आई विल गेट बैक टू यू विद द सेम क्वेश्चन फॉर द आंसर, लेकिन अली गौहर बलोच साहब को भी इंगेज करते हैं। बलोच साहब, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, it's a big achievement that whatever our forces did against Indian strike, और जिस तरह रोका और जिस तरह डिफेंस किया और सब कुछ मार्वलस, कमाल महारत सब कुछ है। और फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल पर तरक्की भी दे दी गई आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर को। बट ऑन दी अदर हैंड, अभी हमारे एक पॉलिटिशियन है फैसल वाउडा साहब, सेनेटर फैसल वाउडा साहब, वो एक टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि ताहयात अपॉइंटमेंट है सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल। बट ऑन अ लाइटर नोट में पूछना चाह रही थी कि क्या इज़ देयर एनी चांस कि शहबाज शरीफ साहब को भी ताहयात कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, फील्ड मार्शल की जो ये है, लोगों के रिटायर्ड होने के बाद भी मिल जाता है, और इससे पहले मेरे ख्याल है अयूब खान को मिला था पाकिस्तान के अंदर, और ये बड़े ऑनर की बात है। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो डिज़र्व भी करते हैं, और जिस तरह से उनकी सिपा सलार की हैसियत से उन्होंने जो जारहियत की, और जिस तरह से दहशतगर्दी मैं समझता हूँ की इंडिया ने, और जिस तरह से उन्होंने तमाम अफवाज को जो उसको प्लान किया, और तमाम की जो मुश्तरका अटैक था इंडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो कमाल महारत थी। और जाहिर है वो सिपा सलार है, तो जहाँ पर पाकिस्तान की नहीं, मैंने उस पर शक कर ही नहीं रही हूँ। मेरा सवाल आप शायद समझे नहीं है, मैंने ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल पूछा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है, इंस्टेबल है, आज गई कल गई। मैंने उस पर्सपेक्टिव में पूछा है कि हम जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इसके साथ कंपैरिजन में नहीं लेकर आ रहे। मेरा सवाल ये था कि क्या अब शहबाज शरीफ की टिकट पक्की है? देखें, जो भी जमहूरी हुकूमत होती है उसका एक वक्त है, और उसके बाद इलेक्शंस हैं, और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि जिन गंभीर हालात में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत चल रही है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, मईशत का चैलेंज है, और जिस तरह से दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, जिस तरह से इंडिया की जारहियत है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो भी एक इत्तेहादी जमातों का प्राइम मिनिस्टर, बड़ा अच्छा वो डिलीवर कर रहे हैं। और आप देखें, महंगाई कम हुई है, खारजा की जो सतह पर थे हमारे काम, वो बेहतर हुए। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, आइंदा भी PMLN की हुकूमत बन सकती है, बल्कि ज्यादा अक्सरियत के साथ बन सकती है। अच्छा। तो इसका क्रेडिट तो फिर उनको जाता है कि चूंकि वो उनकी कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से है। लेकिन जाहिर है कि मतलब ये आपने लाइटर नोट में बात की है, ताहयात का तो अल्लाह ताला के पास होते हैं फैसले, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, वो ताहयात कहते ही इसे हैं, उसको तोड़ के बताती हूँ कि जब तक हयात है, वो कहते हैं ना, जब तक दुनिया कायम है। नहीं, वो फिर नहीं, ताहयात से मतलब यही है, जाहिर है कि ये तो एक जमहूरी तसलसल है। अच्छा चले, आप इसको बहुत सीरियस ना लें, क्योंकि मैं अगला सवाल सीरियस करने वाली हूँ, लेकिन चूंकि मैंने होल्ड किया हुआ है ब्रिगेडियर साहब को, तो उनसे मैं एक सवाल कर चुकी हूँ कि मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा देखने वालों को, सुनने वालों को, ब्रिगेडियर साहब, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी एक एक्सटेंशन दी गई है। कैन वी कॉल इट एन अनसेड एक्सटेंशन, या इसे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या है? जी हाँ, मैं फरमा देखे पहले मैं बताऊं कि ये जो फील्ड मार्शल का रैंक है, ये एजाजी है, इट इज द हाईएस्ट एजाजी सर्मोनियल रैंक है, और ये कि इसमें कोई एडिशनल मराद नहीं है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हैं वही इसमें कंटिन्यू होंगे, तो कोई एक्स्ट्रा कोई खास चीज इसमें नहीं है। द ओनली थिंग इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, हिज लीडरशिप है।
जहां तक चीफ ऑफ एयर स्टाफ का हमने बात की है, तो इसका मतलब है जो एक्सटेंशन की बात की है, फुल फ्लैश 3 इयर्स का अनदर टर्म टेन्योर जो इनको दिया गया है, इसका मतलब यही है, ही विल कंटिन्यू फॉर अनदर 3 इयर्स एज एयर चीफ। आप कह रहे हैं कि एयर मार्शल जो हैं, चीफ एयर मार्शल, वो भी कंटिन्यू करेंगे और फिर ज़ाहिर है कि एक्सटेंशन, बट यू साइड एक्सटेंशन, और ज़ाहिर है कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन थी काबीना के इस डिसीजन के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी स्टेबल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्राइसिस हैं। मैं ये बलोच साहब से भी करना चाह रही थी सवाल, लेकिन आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि हम अपनी केपी बॉर्डर्स को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलए के पॉलिटिकल विंग के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड इंडिया के साथ जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर्स लगते हैं उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगेन फिर एलओसी वाला मामला। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूटी भी इसलिए भी एक मैसेज है, इंडिया के लिए भी मैसेज है, प्रॉक्सीज के लिए भी मैसेज है कि अब इसमें कंटिन्यूटी है, तो देयर विल बी नो मर्सी ऑन दी टेररिस्ट, स्पेशली अभी जो इंडिया पर नेक्स्ट ऑप्शन जो कर रहा है वो दिस यूजिंग प्रॉक्सीज है, ब्रास को तैयार करके लॉन्च किया है, अभी ऑलरेडी है। तो एक्टिविटीज हमने नेक्स्ट रिसेंट कपल ऑफ डेज में हमने देखा है कि जैसा खैबर पख्तूनख्वा में फितनउल खारिज एक्टिव है, ब्रास वाला बलोचिस्तान में है। सो वो इंडिया गोइंग टू यूज अफगानिस्तान का सॉइल यूज करेगा। अब डिपेंड करता है चाइना में जो बातचीत होगी उसका आउटकम क्या है। वी आर होपफुली कि पॉजिटिव आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैसेज एक बड़ा वाज़ेह है। देखिए, इस चीफ ने इसलिए मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, स्टेटस को की बात ही नहीं होगी। अफगानिस्तान की जब बात हुई, क्या हम बिगड़ सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऑपरेशन भी लॉन्च किया जा सकता है और कुछ और एक्सटेंसिव लेवल पर भी लेके जाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म? देखें, फरवा ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम के अम्ब्रेला के तहत ऑपरेशन हो रहे हैं, और जिस तरीके से ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। आप देखें ना कि इंडिया की कोशिश थी कि वेस्टर्न आपके बॉर्डर से ट्रूप्स को पुल करे, फिर सब्सिक्वेंटली इन्फिल्ट्रेट करे। हमने ऐसा नहीं होने दिया, तो स्टिल हमारे जो फोर्सेस है, फ्रंटियर कोर है, और बाकी जो हमारे आर्मी के लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सिटी के हैं, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, और मेरा ख्याल में इंशाल्लाह वी विल प्रिवेल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अली गौहर बलोच साहब वेट कर रहे हैं, उनसे एक सवाल करना है, और वो सवाल होना लाइटर नोट नहीं है, सीरियस सवाल है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि अगर हम इसे सम अप करें इस पूरे एपिसोड को, जो हुआ है 9 और 10 मई, और उससे पहले हमने देखा जो बातें जा रही थी, क्या आप समझते हैं कि जो गारंटर्स मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ इन शेप ऑफ अमेरिका, क्या वो स्टेबिलिटी रख पाएंगे या फिर पीस और हार्मनी रख पाएंगे? हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल में रख पाएंगे, क्योंकि अब ये बायलैटरल इशू नहीं था, क्योंकि इट वाज, देखिए, इसमें इंस्ट्रूमेंटल नॉट ओनली अमेरिका था, इसमें यूनाइटेड किंगडम वाले भी शामिल थे, सऊदीज भी थे, कतर था, यूएई वाले थे, इवन तुर्किया वाले भी शामिल थे। सब ने फैसिलिटेट किया है। और देखिए, ट्वीट करने वाला तो प्रेसिडेंट ट्रंप था, जिसने कहा कि हमने करवाया और वी हैव अवर्टेड न्यूक्लियर वॉर। सो मेरे ख्याल में एज ए रिस्पांसिबल स्टेट, देखिए, पाकिस्तान ने तो but hang on for a second, ब्रिगेडियर साहब, can we literally can we depend upon that डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट? क्योंकि आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था पाकिस्तान की एड रुकवाने के लिए कि इनकी एड रोक दी जाए। तो क्या वो रिलायबल है या उनका सेटअप रिलायबल है? लेकिन देखें कि वो थोड़ा से गैर रवायती टाइप है, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी अप्रोच उस तरह ट्रेड की बात हमेशा करते हैं। लेकिन जब सेकंड टर्म में जब भी देखें कि उन्होंने जब भी बात की है पाकिस्तान की, देखें स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया, शुक्रिया का अदा किया, और सब्सिक्वेंटली अभी जब सीज फायर की बात हुई तो 7 मौकों पर तो पाकिस्तान की उन्होंने बात की है। तो उनकी तरफ से हमें तो लग रहा है कि सिंसियर है, और वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया हो, और एक और नया फ्रंट न खुले। जिस तरीके से उनकी कोशिश है कि गजा में अमन, और जिस तरह इसराइल को भी मैसेज किया है, अगर वो रोकता नहीं है तो फर्दर हम वी विल रिकंसिडर आवर रिलेशंस विद इसराइल। अब वाशिंगटन पोस्ट ने खबर कैरी की है। इसी तरह यूक्रेन में भी वहां पे उनकी कोशिश है कि सेटलमेंट हो, तो ही वांट्स टू बिकम ए मैन ऑफ पीस। तो जिस तरीके से वो जा रहे हैं, तो होपफुली मेरे ख्याल में इस तरफ भी उनकी यही नजर है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स बैठी हुई हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी की कोशिश है कि यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी साउथ एशिया में, दैट्स व्हाई
दे हैव ऑफर्ड कि एक तो मेडिएशन करने को भी तैयार है। सेकंड, मार्को रूबियो ने कहा था कि ब्रॉड सेट ऑफ एजेंडास डिस्कस होंगे एट ए न्यूट्रल वेन्यू। एग्जैक्टली लेकिन अच्छा चलिए, गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, मुझे बताइएगा, एक तो मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब जंग के दौरान फ्रंट फुट पर उस तरह नज़र नहीं आए, खामोश रहे, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा। साथ ये भी कि आप नहीं समझते बहैसियत हुकूमत के अब ये वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर लाया जाए, बिठाया जाए, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को? जी देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये कहना कि नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जब चागी के मकाम के ऊपर धमाके हुए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान पर एक बड़ा कठिन मरला था और पाकिस्तान की सलामती का सवाल था। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो किरदार अदा किया, अरबों डॉलर्स की ऑफर थी, उन्होंने जूते की नोक के ऊपर ठुकराई थी और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया था। पूरी दुनिया ने देखा। अब चूंकि जाहिर है कि वो एक पार्टी के सदर हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत है, आज भी जो हमारी यकीनी तौर पर मरकज में हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, वो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के साथ हर कदम उठा रहे हैं। और आज जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के साथ कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने इस मरले में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हमारी हुकूमत को, हमारी अफवाद को, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को ये एक अजीम फतेह मिली है, एक अजीम कामयाबी मिली है अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक पेज पर आने से भी मिली है, वो इत्तेफाक से भी मिली है, उसमें हर शोबे ने अपना अपना किरदार बड़े आसान तरीके से अदा किया है और फिर हमने कामयाबी समेटी है। नो डाउट कि इसमें अफवाज का ज़्यादा क्रेडिट जाता है। बट मेरा सवाल ये था कि अब आप समझते नहीं कि वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा इंगेज किया जाए, क्योंकि बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गया गुस्सा। देखें, बात ये नहीं है, लड़ाई हमारी तरफ से नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने किया आज तक वो पाकिस्तान के खिलाफ किया है। अच्छा। अगर उन्होंने IMF को खतूत लिखे कर दे ना दे तो पाकिस्तान के, अगर बाहर के ममालिक की उन्होंने लॉबिंग की और लॉबिंग फर्म्स हायर की तो उन्होंने बयानिया बनाया तो पाकिस्तान के खिलाफ बनाया, 9 मई के वाकयात किए तो पाकिस्तान के खिलाफ किए। और इसी तरह से जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसको हम बोलते हैं, वो शोधा को अगर गालियां दी जाती हैं, अगर अफवाज और इदारों को गालियां दी जाती हैं तो इनके सोशल मीडिया की तरफ से दी जाती है। तो हमारा तो इनके साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। लेकिन तमाम लोग उस जमात में इस तरह के नहीं हैं। यू कैन पिक एंड चूज। आप बता सकते हैं, मैं बता सकती हूँ कि कौन सा शख्स किस तरफ है, क्या राय रखता है वगैरह वगैरह, तो आपके लिए तो ये बड़ा आसान है। मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि अगर आप इन तमाम तरह एलिमेंट्स को ओमिट कर दें सिचुएशन से, या इनको यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, उसके बाद आप बात कर लें, लेकिन बात तो करें ना। देखिए, हमने तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं और यकीनी तौर पर एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से, एक हुकूमत होने की हैसियत से पहले भी जो मुज़ाकरात की दावत दी गई थी वो हमारी तरफ से दी गई थी और ये खुद अपने शौक के साथ मुज़ाकरात में आए और खुद ही फिर क्विट करके उठ के चले गए और बगैर कोई वजह बताए उठ के चले गए। और ख़ास तौर पर आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मतलब है कि वो कुछ लोग इस तरह के हैं इनकी पार्टी में जिनका बड़ा अग्रेसिव स्टाइल है और वो नहीं देखते कि उनके नज़दीक जो बानी PTI की शख्सियत है वो पहले, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान बाद में। ये बातें मैंने तो नहीं की, ये इन्हीं के लोग करते हैं। और जाहिर है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसके मास्टरमाइंड भी खुद बानी PTI थे। तो अगर वो मुल्क के खिलाफ यलगार करना छोड़ दें और जो उनके ऊपर मुकदमात हैं उनको अदालतों में फेस करें, तो हमारी तरफ से तो कोई इस किस्म की उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है कि जिसमें ये कहे कि हम नहीं चाहते कि वो ना आए। हम तो उन्हें कहते हैं कि वो सियासी तरीक़ेकार अपनाएं। वो पॉलिटिकल कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लीडर को, जिसने उनसे इख्तिलाफ किया, उसको उन्होंने, यानी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रास्ता अपनाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपका भी, और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बट द पॉइंट इज़ कि जब दो पार्टीज आपस में मुज़ाकरात करती हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हुकूमत कहती है देखिए तो डील लेने आ गए, ये तो हमसे NRO मांग रहे हैं। जो सामने वाली पार्टी होती है वो पहुंचने से पहले शराइत रख देती है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब मुल्क में बहुत कुछ लास्ट एपिसोड्स के बाद अच्छा होता हुआ देख रहे हैं, तो उसके बीच में अगर हमें अपनी इकॉनमी स्टेबलाइज करनी है या अपनी सियासत को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना, तो बातचीत एक ज़ाहिर है कि कॉमन चीज़ है और वो होनी चाहिए। एक टेबल टॉक तो बनती है, बट पहल कौन करेगा ये अभी तक कन्फ्यूजिंग है। और पहल हुकूमत को करनी चाहिए, मगर क्यों नहीं हो रही? शायद एक पेज बहुत मजबूत हो गया इसलिए नहीं हो रही, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार है जो अभी हुआ नहीं है। एनीवेज, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।